हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन करा था चैप्टर का। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे लॉ आने वाले हैं, जिसमें पहला लॉ आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक फर्स्ट आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा फर्स्ट लॉ। इस लॉ को दिया था एंटोनियन लवॉइजर, VOISIER, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस लॉ को फर्स्ट टाइम स्टेट करा था। ठीक है, और स्टेटमेंट बोलती क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ रखे हैं। ये लॉ बोलता है क्या? इट स्टेट that in a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed, but it can transfer one form to another। तो स्टेटमेंट बोलते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद एक लाइन और लिखी है, इसका भी मतलब क्या है अभी देखेंगे। इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। तो लॉ को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी। लेफ्ट वाला रिएक्टेंट्स होता है एंड राइट वाला प्रोडक्ट्स। तो ये लोग बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड। मींस जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, और ऐसा होता भी प्रैक्टिकली। अगर मैं बोलूँ ये 2 ग्राम A है, 3 ग्राम B, 4 ग्राम C, तो बताओ D का मास कितना होगा? तो ये लोग बोलते हैं कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही किसका मास होगा? प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हुआ? 5 ग्राम, और प्रोडक्ट का कितना है? 4 प्लस x। तो x निकाले तो कितना आएगा? 1। x इक्वल टू 5 माइनस 4 1। तो कितना बचा? D कितना होगा? D 1 ग्राम। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। अगर रिएक्टेंट 100 ग्राम होता टोटल तो प्रोडक्ट भी 100 बनेगा। रिएक्टेंट 1 kg का होता प्रोडक्ट भी 1 kg। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका भी मतलब देख लो, इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है x प्लस वाई इज टू z। x हमारे पास 5 ग्राम है और y भी 5 ग्राम। तो कोई पूछे कि बताओ z कितने ग्राम बनेगा? अब बोलोगे z कितना होगा? जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट। हमने यही पढ़ा है। तो z हुआ 5 प्लस 5 10 ग्राम। कितना ग्राम? 10 ग्राम, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली, जो प्रोडक्ट है वो स्लाइटली लेस देन बनता है इनिशियल रिएक्टेंट से। मींस रिएक्टेंट हमारे पास 10 ग्राम है, प्रोडक्ट 10 ग्राम नहीं बनेगा। वो कितना बनेगा? मान लो 9.99। ठीक है, 9.99 ग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 0.01 ग्राम आखिर गया कहां पर? ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनता। ये लो तो बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट हमेशा स्लाइटली लेस देन ही बनता है ज्यादातर केसेस में। अब आता है कि मान लेते हैं हम वो 9.99 ग्राम बना है, तो 0.01 ग्राम कहाँ पे गया? वो कहाँ पे गया? इन द फॉर्म ऑफ
एनर्जी। जब रिएक्शन हो रही थी वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसी का मतलब होता है बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। किस में? एनर्जी में। तो इसका पहले क्वेश्चन करते हैं हम, याद रखना है बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका पहले क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन है इन नंबर ऑफ रिएक्शंस mass of products slightly less than the mass of reactants. Why? ऐसा ऑब्जर्व करा जाता है कि मैक्सिमम रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट का मास है वो स्लाइटली लेस होता है रिएक्टेंट के मास से। ऐसा क्यों? अभी अभी हमने देखा वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। किस में? एनर्जी में। आंसर देख लो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन this mass is converted into form of energy। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू mc स्क्वायर, सबने इस इक्वेशन को पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो मास है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एनर्जी में, जो कि हमें यहाँ पे मैंने बताया भी था। देखो मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट में आता है इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। यहाँ पे जो m है, m का मतलब है लोस्ट मास, E एनर्जी है, और c जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोडक्ट का मास स्लाइटली लेस होता है रिएक्टेंट के मास से, तो आप बताओगे वो जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से हमें ये तो पता चल रहा है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और जो एनर्जी होती है वो मास में। इट मींस दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में। ठीक है, तो इसलिए इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा मॉडिफाइड करके बनाया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी अब, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी लिमिटेशंस थी। उन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के इक्वल आएगा, तो अब क्या लॉ था मॉडिफाइड? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, मॉडिफाइड करा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये स्टेटमेंट बोलती है कि इट स्टेट दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल but total sum of mass and energy during any physical and chemical change remains constant। ये काफी इंपॉर्टेंट है, remains constant, ये m है। ठीक है, अब देखो ये लॉ क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड लॉ, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी मास में।
मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। लिखा इट इज स्टेट दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल बट टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। बट दोनों का सम तब हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कहने का मतलब ये, इसी इक्वेशन पे आ जाओ, ये मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमने बोला था 9.99, ठीक है, मास से मास में कन्वर्ट, और कुछ मास किस में कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी में। बट इन दोनों का अगर मैं सम करूं, वो अभी भी किसके बराबर आ रहा है, जो 10 ग्राम आना चाहिए था। अगर उस मास और एनर्जी को मैं सम कर दूं तो वो इनिशियल रिएक्टेंट के जितना भी अमाउंट था उसके इक्वल आ जाएगा। दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं बट अभी भी दोनों के दोनों क्या है, दोनों का सम कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड, पर दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉ, ठीक है, इसका मॉडिफाइड लॉ है। तो ये था हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको नोट कर लो। अब इसके करते हैं हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। What mass of sodium chloride would be decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid if 12 gram of sodium bisulfate and 2.7 gram of hydrogen chloride were produced in a reaction, assuming that the law of conservation of mass is true? तो देखो एक रिएक्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड की, NaCl किसके साथ हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमें पता है दोनों रिएक्शन करते थे Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस HCl। बैलेंस करना कर लेते हैं, ये रहा बैलेंसिंग, ठीक है। बोला कौन कितने ग्राम है, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 9.8 ग्राम है क्या जी, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड 12 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड 2.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। और क्या निकालना है हमें, ठीक है, रहा सोडियम बाइसल्फेट एंड 2.7 हाइड्रोजन क्लोराइड वर प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन अज्यूमिंग दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं? इसको मान लेते हैं x। इन दोनों का सम इसके अगर बराबर आ जाए तो मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट का मास कितना है, रिएक्टेंट का मास है 12 प्लस 9.8, तो कितना हो गया है, 12 था ना, हाँ 12 और 9.8। तो रिएक्टेंट मास ट्वेल्व प्लस 9.8, तो कितना हो गया 21.8 ग्राम। अगर मैं ये x निकालूंगा तो ये कितना आएगा, ये भी 28 होना चाहिए। मीन्स x अगर मैं निकालूं तो ये जाएगा 21.8 इज इक्वल टू x प्लस 2.75 यस और नो, 12 9.8 2.75, तो x इज इक्वल टू 21.8 माइनस 2.75। तो करते हैं इसे, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 21.8 2.75, 10 में से गया 5, 7 गया 0 और ये गया 19। तो x जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है 19.05, ठीक है, 19.05 और 19.05 और 2.75 रिएक्ट प्रोडक्ट का मास आप कर लेते हैं हम। x जो आ रहा है कितना, 19.05 ग्राम। अब चेक भी कर लेते हैं रिएक्टेंट का मास कितना था, 21.8। क्या प्रोडक्ट का भी 21.8 है, तो 9.05 में 2.75 कर लो, 0.812, तो ये भी आ रहा है 21.8 ग्राम प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट मास। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है? हाँ, पहले हमने देखो Na2SO4 का मास निकाल लिया, इतना था, उन दोनों को ऐड कर लिया 21.8,
तो ये भी 21.8, वो भी 21.8, तो रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, हमने कर लिया है। अब आता है अगला टॉपिक, ठीक है। तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल तो ये हमारा पहला लॉ कंप्लीट हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो दिया था एंटोनियन लवोइजर नाम के साइंटिस्ट ने। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड, अब आता है सेकंड लॉ, जो कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी, डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम जो है वो है J.L. प्रोस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब बोलते क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्टेटमेंट देखते हैं फिर समझते क्या बोल रहे हैं। A given compound, यहां से लिखते हैं, it state that a given compound always contain exactly the same proportion of elements by mass or weight। लिखा a given compound always contain exactly the same proportion of element by mass or weight। मीन्स किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है मास और वेट का, वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो होता है मास और वेट का, वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, कहने का मतलब क्या, देखो वाटर प्रेजेंट इन रिवर, lakes, sea, it is are in the same ratio, that is, और वो रेशियो कितना होता है हम सबको पता है, in the same ratio, that is 1:8। 1:8। ये वाटर का रेशियो आया, कैसे देख लो ना, H2O, वाटर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास होता है 1, रेशियो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, 2:16, जिसको कट करेंगे 1:8, कितना है 1:8। इसका मतलब है वाटर कहीं पे भी मिले, चाहे रिवर में, लेक में, सी में, या किसी रिएक्शन से मिल रहा है, सब में उसका जो एलिमेंट का रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड, हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड। और ये होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सिर्फ वाटर ही नहीं, बाकी और भी देखो, एग्जांपल देख लो, अमोनिया NH3, अमोनिया होता है। तो अमोनिया में अगर कोई रेशियो पूछे कितना है, चाहे वो अमोनिया आपको कहीं से भी मिल रहा हो, उसमें नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन जो है वो होगा 14:3:1, तो ये हो गया 14:3। अब वो अमोनिया आपको किसी भी रिएक्शन से मिल रहा हो, उसमें एलिमेंट के मास का रेशियो ऑलवेज फिक्स्ड। ये होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, अब हम इन लिमिटेशंस को राइट में नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये लॉ बोल क्या रहा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास और वेट, कि कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, ठीक है, मास इसका और वेट का। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशन से हम करते हैं। अब लिमिटेशन, जो कि पहली लिमिटेशन आ रही है,
लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, इसी में देख लो पहला पॉइंट, इफ C12 isotopes is used, अगर मैं मान लूं C12 आइसोटोप्स यूज हो रहा है CO2 के फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में? CO2 के में। कौन सा आइसोटोप्स यूज हुआ है? 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास देख लो, 12 प्लस रेशियो निकालना है ना, 2 इंटू में 16, कितना आया? 12 रेशियो 32। यस और नो? इफ C14 isotopes is used, अगर C14 isotopes यूज करा जाए, C plus O2 gives to CO2। कौन सा आइसोटोप्स यूज करें हमने? 14 रेशियो 2 इंटू में 16, तो रेशियो आ रहा है 14 रेशियो 32। अब देख लो यहाँ पर इसकी लिमिटेशन कैसा है। अगर CO2 के फॉर्मेशन में हम C12 आइसोटोप्स का यूज करते हैं तो रेशियो आ रहा है 12 रेशियो 32, और CO2 के फॉर्मेशन में अगर 14 आइसोटोप यूज करते हैं कार्बन का तो रेशियो आ रहा है 14 रेशियो 32। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ ये मेरे पास CO2 है, इसका रेशियो बताओ एलिमेंट्स का। इन्होंने क्या बोला था लॉ ने कि किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल में एलिमेंट का जो रेशियो होगा मासेस और वेट का, मासेस और वेट का, वो कांस्टेंट होगा फिक्स। अब इसको देख के इसका रेशियो बता सकते हो? नहीं। मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे 12 रेशियो 32, बट 14 रेशियो 32 भी तो हो सकता है अगर 14 आइसोटोप्स यूज हुए हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे कंपाउंड और मॉलिक्यूल को देखकर उसका रेशियो नहीं बता सकते, क्योंकि एक ही कंपाउंड और एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा रेशियो आ रहा है, जो कि इसकी पहली लिमिटेशन। क्या है इसकी पहली लिमिटेशन? ये सिर्फ इसी में नहीं है, जहां जहां पे आइसोटोप्स यूज हो रहा है वहां पर बहुत सारी लिमिटेशंस आती जा रही थी। तो ये थी हमारी पहली लिमिटेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। अब आता है सेकंड लिमिटेशन भी देख लो। Compounds formed be different, but their ratio is same। कंपाउंड डिफरेंट बन रहा है और रेशियो सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल CS2 CS2OH, इसका नाम हमें पता ही है, इथेनॉल। अगर मैं बोलूं इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, तो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, कार्बन कितने 2, तो कितना का 24 एटॉमिक मास 2 का, हाइड्रोजन कितने 6, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन एक है तो 16, तो है 24 रेशियो 6 रेशियो 16। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे ले लूँ मिथॉक्सीमीथेन CH3 और CH3, मिथॉक्सीमीथेन होता है जो कि एक ईथर है, इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन। तो यहाँ पे कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन अगर मैं निकालू, कार्बन अभी भी 2 है 24 रेशियो, हाइड्रोजन 6 है एंड ऑक्सीजन 16। देखो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? सेम। हम रेशियो देखकर भी नहीं बता सकते कि कंपाउंड कौन सा हो सकता है, क्योंकि एक रेशियो के कई कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी इनकी क्या आ गई? लिमिटेशंस। तो ऐसी कई लिमिटेशंस है, कई रेशियोज है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के, जहाँ पे ये लॉ
फॉलो नहीं हो रहा था, गलत हो जा रहा था। तो ये है इसकी लिमिटेशंस। तो दो लिमिटेशंस थी, एक आइसोटोप्स वाली और सेकंड ये डिफरेंट कंपाउंड्स के सेम रेशियोज आ रहे थे। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल देख करते इसका न्यूमेरिकल यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है 6.488 ग्राम ऑफ लेड combined directly with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide. ठीक है, lead peroxide is also produced by the heating of lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38%. Use the data, illustrate the law of constant proportion. इन सब डाटा को यूज करके हमें बताना है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर भी रहा है या नहीं। तो हमें देखो गिवन क्या क्या है पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें गिवन दो एक्सपेरिमेंट है। पहला फॉर्मेशन ऑफ लेड पेरोक्साइड, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। उसमें हो रहा लेड जो है कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और लेड ऑक्साइड बना रहा है PbO2 एंड PbO2। तो ये 6.488 ग्राम, ये है 1.002 ग्राम। ठीक है, तो बताओ लेड ऑक्साइड कितना हो जाएगा, जगह 7 पॉइंट ऐड ही कर लेते ना, 6.488 1.002 10 1947, तो ये आ गया 7.490, क्योंकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है इतना ग्राम। ये पहले एक्सपेरिमेंट गिवन था। और एक्सपेरिमेंट सेकंड, एक्सपेरिमेंट सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में दे रखा है, देखो तेरा lead peroxide is also produced by the heating of lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen, यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है 13.38। अगर लेड ऑक्साइड की ये वाली परसेंटेज उस परसेंटेज के इक्वल आ गया तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है कि जो परसेंटेज रेशियो होता है परसेंटेज वो सेम होता है सभी, मतलब एक टाइप के कंपाउंड का, वो चाहे कंपाउंड कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा हो, उनकी परसेंटेज उनका रेशियो सेम होता है। जैसे वाटर कहीं से भी मिल जाए आपको, सब में रेशियो 1:8 ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से परसेंटेज निकालूं और वो उसके इक्वल आ जाए तो ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकलेगी, देखो परसेंटेज पहले निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलता है, परसेंटेज जो अमाउंट दे रखा होता है वो परसेंटेज निकालते हैं ना, जिसका निकालना था वो अपॉन टोटल 7.490 और इनटू में 100 पॉइंट से पॉइंट हटाया, और ये अगर आप सोल्व करोगे 100200 अपॉन 7490, 0 से 0 कट, ये आएगा वही आ जाएगा सेम 13.38। तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, सेम। तो परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स आर आइडेंटिकल, दैट इज वो कितनी है 13.38%। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा। Therefore, it obey law of constant proportion. It obey law of constant proportion. तो ये law of constant proportion को फॉलो करेगा, क्योंकि परसेंटेज दोनों की क्या आ रही है, इक्वल। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसे नोट कर लो। अब हम आते हैं अपने थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आ रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये जो लॉ है ये दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। ठीक है, अब ये उसी की तरह लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरह, सिर्फ एक वर्ड आ गया मल्टीपल। ठीक है, ये मल्टीपल कंपाउंड्स में रेशियोज के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा? स्टेटमेंट देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। वहां पे जैसे कि वाटर में 1:8 था, या मल्टीपल वर्ड आ रहा है। एक मल्टीपल रिएक्शन में कॉमन रेशियो क्या है एलिमेंट्स का, वो हम चेक करेंगे। तो लॉ इसका इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट दैट a given compound, if two elements are combined to form more than one compounds, to form more than one compound, the masses of one element which combine with the mass of other element which combine with the fixed mass of other element लिख लो, which combine with the fixed mass, यहाँ पे fixed word लिख लो, with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। इसका लॉ है। लॉ आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में जो सीबीएसई टाइप एग्जाम होते हैं उनमें रिटन में लिखा है, इफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element which combine the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। बोला अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, बोला द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। जिनका मासेस है, जो एलिमेंट का मासेस है, उनका जो रेशियो होगा स्मॉल होल नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या? तो एग्जांपल भी आते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन प्लस O2, मैंने पहले बताया था सिर्फ मल्टीपल रिएक्शंस के लिए, इसके लिए नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पीछे वाला क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। C प्लस हाफ O2, क्या मिला? CO2। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12 रेशियो, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32। C प्लस O2 CO2, सॉरी यहाँ पे सॉरी C प्लस हाफ O2 CO बनेगा, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो रेशियो आएगा 12 रेशियो 16, क्योंकि देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, एक ऑक्सीजन बचा। एंड C प्लस O2 यहाँ पे मिलेगा CO2, जो कि रेशियो कितना है? 12 रेशियो 32। अब इन दोनों में इन दोनों रिएक्शन के लिए द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन फॉर अबव इक्वेशन, देखो कार्बन का तो रेशियो सेम है, 12 कैंसिल आउट। ऑक्सीजन का रेशियो क्या है अबव इक्वेशन में? 16 रेशियो 32, जो और सिंपली हम लिख सकते हैं 1 रेशियो 2। तो मल्टीपल रिएक्शंस के लिए हम एक साथ रेशियो लिख सकते हैं कि इन दोनों रिएक्शन में का जो रेशियो है ऑक्सीजन का 1 रेशियो 2, मतलब ऊपर वाले में 16, नीचे वाले में 32। तो यही बोला, देखो इफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element which combined with the fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number। तो हम उन सभी रिएक्शन का मास एक साथ एक रेशियो में, एक स्मॉल होल नंबर में लिख सकते हैं। ये होता है हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन। दूसरा एग्जांपल भी देख लो, H प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2, रेशियो सल्फर का 32, एटॉमिक मास 32 रेशियो, दो ऑक्सीजन का 32।
एग्जाम्पल S प्लस 3/2 O2, दिस इज SO3। तो रेशियो कितना आ रहा है 32:48, ये 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 48। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का रेशियो बोलूं तो क्या बोलोगे आप 2:3। देखो द रेशियो ऑक्सीजन फॉर अबव इक्वेशंस इज कितना है 32:48, जो कि 16 के टेबल पे कट रहा है 2:3। तो ऊपर वाली रिएक्शन में दोनों रिएक्शन के लिए एक साथ एक सिंपलेस्ट फिक्स रेशियो होल नंबर में मैं आंसर बता सकता हूँ 2:3 है ऑक्सीजन का रेशियो अब इक्वेशन में। यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि किन्होंने दिया था डाल्टन ने। किसने? डाल्टन। नेक्स्ट फोर्थ, ये थर्ड था हमारा, अब आता है फोर्थ। फोर्थ आ रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि किन्होंने दिया था? रिचर्ड, RICHTE। साइंटिस्ट का नाम है, पूछ लेते एग्जाम में। ठीक है, पहले देखते हैं इनकी स्टेटमेंट क्या है। देख लो, द रेशियो masses of two elements A and B, which combined with the fixed mass of third element C is either in same or some multiple of ratio of masses in which A and B combine combined directly with third element with C। तो कहना क्या चाह रहा है? लिखा था रेशियो मास ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combined with the fixed mass of third element C is either in same or some multiple of ratio masses in which A and B combine directly with each other। directly with each other बोल लो, या combined with C, direct with each other। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का बेसिक सा लो है कि A combined with, देखो अब हम समझते हैं, A combined with B to form AB। A B के साथ कंबाइन होके A B दे रहा है, एंड B कंबाइंड विद C टू फॉर्म AC। A B के साथ कंबाइन होके A B देता है, तो B C के साथ कंबाइन होके BC देगा। क्या देगा? BC। तो बताओ क्या A और C भी कंबाइंड होंगे? हाँ होंगे। जैसे मैथ्स में A B के बराबर है, B C के बराबर है, क्या A C के इक्वल होगा? A C के इक्वल। Therefore then बोले therefore A and C combined with to form जो BC था, ठीक है, टू फॉर्म AC। यहां पर दोबारा देख लेना, A B के साथ कंबाइन होकर A B देगा, B C के कंबाइन होके BC देगा। तो बताओ क्या AC कंबाइन होके AC देगा? हाँ देगा। ये वही होता है जैसे कि नॉर्मल हम पढ़ते A बराबर B है, B बराबर C है, क्या AC इक्वल होंगे?
हाँ होंगे कि ए जब बी के बराबर है, बी और सी के बराबर है तो ए सी इक्वल हुए। सिमिलरली ए बी के साथ कंबाइन होकर ए बी दे रहा है, बी सी के साथ कंबाइन होकर बी सी, तो बताओ ए सी कंबाइन होकर ए सी बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते कैसे, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। NaHCl, इसको मान लेते ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। ए बी के साथ कंबाइन होके ए भी देगा, अन्य एच बना रहता है सोडियम हाइड्राइड। बी सी के साथ कंबाइन होके बी सी देगा, हाँ HCl बनता है। अब बताओ क्या ए और सी बनेगा? हाँ बनेगा। ए सी के साथ कंबाइन होके ए सी देगा, मींस NaCl। ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बेसिक सा। ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। द रेशियो ऑफ masses of two element A and B which combine with the mass of third element C either in the same or some simple multiple of ratio of masses in which A and B combine directly with each other। A B के साथ, A C के साथ मिलकर A C देगा, B C के साथ मिलकर B C देगा। क्या A C भी कंबाइन होंगे या A B भी? तो सब एक दूसरे से कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रिचर्ड ने दिया था। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अब छोटे छोटे लॉ है, एकदम बेसिक्स हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। फिफ्थ लॉ, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। साइंटिस्ट का नाम ये रहा, गेल-लुसाक, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है और ये क्या बोल रहे हैं, अब हम देखते हैं। When gases are combined, gases are combined or are produced in a chemical reaction, in a chemical reaction, they do show a simplest ratio, they do show a simplest ratio of volume provided, simplest ratio of volume provided of all gases at same temperature and pressure. बोला when gases are combined or are produced in a chemical reaction, sorry back हो गया, all are produced in a chemical reaction, they do show a simplest ratio of volume provided of all gases at same temperature and pressure। कहने का मतलब कुछ नहीं है, बेसिक सा लॉ है। H2 Cl2 के साथ मिलके क्या बना रहा है? 2HCl। तो ये रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशियो बताता है, सिंपल सा। ये तो इसकी स्टेटमेंट है, बताता है क्या? ये रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशियो बताता है। मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद द 1 वॉल्यूम ऑफ कितना मोल है? स्टोइकियोमेट्री 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 gives, एक बार से रब कर दूं, gives to react to gives 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अगर मैं बोलूं 5 वॉल्यूम HCl के रिएक्ट कर रहे हैं 5 वॉल्यूम ऑफ Cl2, तो बताओ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस? 10, 5 5 10 1 1 2, ठीक है रिएक्शन। अगर इसके 10 हो रहे हैं, इसके 10, तो ये कितना देगा? 20। तो ये बस इतना ही बताता है कि किसी भी रिएक्शन में वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होता है। उससे पहले एक लिमिटेशन उसकी छूट गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, इसका देख लो। इसकी लिमिटेशंस भी थी एक छोटी सी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिमिटेशंस है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स not show या not follow बोल सकते हैं, या not show, not follow
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अभी नॉन स्टोइकोमेट्रिक कौन सा था एग्जांपल के लिए? Fe 0.93 ऑक्सीजन 1। इस टाइप के नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड जो कि हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे भी, इस टाइप के कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं। इसकी जो रेशियो होता है ये पॉइंट्स में है, ठीक है, जिसका ये वैल्यू होती है 0.94 0.93 पॉइंट्स में, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो नहीं करते। एग्जाम में आए तो याद रखना नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, एक एग्जांपल ये लिख दिया है। वापिस आ जाओ अपने लॉ पर। तो गैस-ल्यूसिक लॉ में हमें क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रेशियो, कितना वॉल्यूम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। बाकी सारे लोग गैसीय चैप्टर में हम पढ़ते हैं डिटेल में, ग्राफिकली उसमें पढ़ेंगे भी। एंड लास्ट लॉ 6 एवोगैड्रोस लॉ, उसकी भी जस्ट स्टेटमेंट पढ़नी है। एवोगैड्रोस लॉ 5 6 जो भी है, तो एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम ही है। तो ये बोलता है इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर condition of temperature and pressure, contain equal number of molecules, वैसे इस लोगों को गैसीय स्टेट में डेरिवेशन और ग्राफिकली समझते हैं, बट यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का नाम। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये रहा और एक कंटेनर ये रहा, ठीक है। तो इसमें गैस X है, इसमें गैस Y। बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या है? सेम, और इनका वॉल्यूम भी कितना है? सेम। मान लो 2 वॉल्यूम है इसका, 2 भी, इसका भी 2 लीटर वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। लो बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इस कंटेनर और उस कंटेनर की टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है और गैसेस का वॉल्यूम भी सिमिलर है, सेम है, मतलब वॉल्यूम बराबर है, 2 लीटर जो भी है 2 kg, ठीक है, वॉल्यूम भी क्या है? सेम। तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? सेम आएगा। क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स भी सेम। ये बोलता है एवोगैड्रोस लॉ। ये एक हाइपोथेटिकल है, पहली बात, ऐसा नहीं होता ये, इसलिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस करके लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूल्स बोल रहे, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो इनकी वैल्यू आएगी दोनों की क्या आएगी? सेम। क्या आएगी? दोनों की सेम। और एवोगैड्रो वैल्यूज आपको पता ही है 6.022 × 10⁻23। तो दोबारा सुन लेना, 2 कंटेनर है, उनके अंदर गैस X एंड Y है, दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर आप सेम कर दो तो यहाँ पे जो मोल्स और मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल की वैल्यू भी दोनों गैसेस की बिल्कुल सेम आएगी। ये बोलता है एवोगैड्रोस लॉ। तो यहाँ पे ये 6 लॉ होते हैं, इसके 6 के 6 हमने पढ़ लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल, रेसिप्रोकल, गैस-ल्यूसिक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टाइप के और प्रॉब्लम्स के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।